आज के इस वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाओं की चर्चा करेंगे। आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में दुर्घटना में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। उसका मूल नाम जौना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक नाम की उसने उपाधि धारण की थी। 1325 से 1351 का उसका शासनकाल सल्तनत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में उसने मौलिक और अनोखे विचार और सिद्धांत अपनाए और इन्हें क्रियान्वित करने के उपाय भी किए। उसने विस्तारवादी नीति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया और उत्तर एवं दक्षिण भारत को एकता के सूत्र में बांधा। उसने पश्चिमोत्तर में काला नूर और फरशूर है पेशावर वाला इलाका को जीता और दक्षिण में द्वार समुद्र, माबर, अनेगोंडी के राज्यों पर अधिकार कर लिया, जिससे पश्चिमी सागर तट पर उसका अधिकार हो गया। उसका साम्राज्य 23 विशाल प्रांतों पर आधारित था, जिनमें कश्मीर, बलूचिस्तान और पूर्वांचल के क्षेत्रों के अलावा लगभग सारा उपमहाद्वीप शामिल था। उसकी विस्तारवादी नीति भी उसके पूर्वगामी शासकों, विशेषतः अलाउद्दीन खिलजी से भिन्न थी, क्योंकि शासक बनने से पूर्व उसका कार्यक्षेत्र दक्षिण भारत रहा था, अतः दक्षिण के प्रति उसे गहरी रुचि थी। इसके अलावा बंगाल विजय के बाद अब दक्षिण ही ऐसा इलाका रह गया था जहां साम्राज्य विस्तार की संभावना थी। अतः सुल्तान ने दक्षिण और उत्तर भारत के विलय के उपाय किए, लेकिन उसकी सफलता क्षणिक साबित हुई। जल्द ही सल्तनत में नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। दक्षिण के क्षेत्र साम्राज्य से पृथक हो गए और पूर्व में बंगाल का राज्य भी स्वतंत्र हो गया। कई अन्य प्रांतों में भी अलगाववादी और विघटनकारी शक्तियां प्रबल होने लगी। कई स्थानों पर विद्रोह हुए। साम्राज्य के मध्य भी महत्वाकांक्षी सरदारों द्वारा विद्रोह किए गए। इन सभी घटनाओं ने साम्राज्य की अखंडता को कमजोर कर दिया। अतः सल्तनत के विस्तार का चरमोत्कर्ष, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ, उसका विघटन का आरंभिक बिंदु भी हमें उसी के शासनकाल में दिखाई देता है। चरमोत्कर्ष और विघटन की दो विरोधी घटनाओं के कारण मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है और उसके व्यक्तित्व के विषय में भी इतिहासकार अलग अलग राय व्यक्त करते हैं। कुछ इतिहासकार उसे पागल कहते हैं, कुछ मूर्ख, कुछ उसे व्यवहारिक ज्ञान से वंचित मानते हैं, तो कुछ उसे एक प्रतिभावान शासक के रूप में देखते हैं जो समय से आगे की सोच रखता था, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण असफल रहा। उसके द्वारा किए गए मौलिक सुधार या उसके द्वारा लागू की गई नवीन योजनाएं उसके व्यक्तित्व के बारे में इस प्रकार की राय बनाने के लिए इतिहासकारों को बाध्य करती हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल, विशेषतः उसकी नवीन योजनाओं के बारे में, नए प्रशासनिक सुधारों के बारे में जानकारी के कई स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रमुख स्रोत हैं बरनी की तारीख ए फिरोज शाही, इसामी की फुतह उस सलातीन, इसी प्रकार कलशकंदी की पुस्तक सबहुल अशा और अल उमरी का यात्रा वृतांत मासिल उल अबसार। इसके अलावा मोरक्को से आए यात्री इब्ने बतूता की किताब उल रिहला भी उसके बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन विभिन्न रचनाओं के अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ अभिलेख, उसके सिक्के,
उसकी समकालीन जैन धर्म से संबंधित कुछ पांडुलिपियां भी उसके बारे में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करने में सहायक हैं। अब हम बात करेंगे उसके प्रशासनिक प्रयोगों और योजनाओं के बारे में। बर्नी ने कुल 5 नवीन योजनाओं की चर्चा की है, जिनमें से 3 तो प्रशासनिक प्रयोग हैं और 2 सैनिक प्रयोग हैं। पहला जो उसका नवीन प्रयोग है वह है राजधानी परिवर्तन का। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में मोहम्मद बिन तुगलक के नवीन योजनाओं पर, उनकी असफलता के कारणों पर निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है और राजधानी परिवर्तन एवं सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन जैसी योजनाओं पर पृथक रूप से 250 शब्दों के लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज तो प्राय आते ही हैं। हम बात कर रहे थे राजधानी परिवर्तन की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में देवगिरी के नगर को राजधानी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास असफल सिद्ध हुआ। देवगिरी जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है। देवगिरी का नाम बदलकर उसने दौलताबाद कर दिया। राजधानी परिवर्तन के पीछे क्या कारण थे, इस बारे में बर्नी लिखता है कि देवगिरी सल्तनत के मध्य में स्थित था, इसलिए वहाँ से संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण रखना आसान था। अतः सुल्तान ने देवगिरी को राजधानी के रूप में चुना। जबकि इसामी लिखता है कि सुल्तान दिल्ली के निवासियों से क्रुद्ध था, क्योंकि दिल्लीवासी उसके महल में चुपके से भद्दी गालियों से भरे पत्र फेंक आया करते थे। लेकिन सभी इतिहासकार इन कारणों से सहमत नहीं हैं। आधुनिक काल के महत्वपूर्ण इतिहासकार महदी हुसैन ने अपने शोध में यह साबित किया है कि सुल्तान का उद्देश्य दिल्ली के साथ साथ दक्षिण में एक द्वितीय राजधानी का निर्माण करना था। उसने दक्षिण में प्रभावशाली प्रशासन के लिए देवगिरी को दूसरी राजधानी बनाना चाहा और इसके स्पष्ट प्रमाण भी उपलब्ध हैं। मासिल उल अब्सार का लेखक अल उमरी कहता है कि दिल्ली सल्तनत की 2 राजधानियां हैं, एक दिल्ली और दूसरी देवगिरी या दौलताबाद। इसके अलावा दिल्ली से बराबर सिक्के ढाले जाते रहे ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं, क्योंकि 1327, 1328, 1329 ईस्वी के दिल्ली टकसाल के सिक्के हमारे पास उपलब्ध हैं। वस्तुतः देवगिरी का महत्व बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि वहाँ पर राजवंश के लोग, प्रमुख अमीर, संत आदि बसा दिए जाएं, सूफी संत। इन लोगों के वहाँ बसने और मुस्लिम जनसंख्या के बढ़ने पर ही दक्षिण पर अधिकार बनाए रखने की सुविधा होगी। इसलिए दरबार के अमीरों, विद्वानों, सूफी संतों आदि को देवगिरी जाने के लिए बाध्य किया गया। किंतु दौलताबाद की तत्कालीन परिस्थितियों ने उसे फिर दिल्ली लौट आने के लिए बाध्य कर दिया और इस प्रकार दक्षिण पर प्रशासनिक नियंत्रण का यह प्रयास असफल रहा। सुल्तान को इस कार्य के लिए बहुत बदनामी झेलनी पड़ी और प्रजा में भी इस कारण काफ़ी असंतोष फैला। हालांकि तात्कालिक रूप से इस योजना का कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। क्योंकि सांस्कृतिक एकीकरण इसी योजना का परिणाम बना
और इसी प्रकार के पहला ऐसा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने मध्यकाल में पूरे देश के एकीकरण का प्रयास किया। सांस्कृतिक एकीकरण का काम आगे चलकर अकबर ने किया, जिसके लिए उसे महान कहा जाता है। राजधानी परिवर्तन के बाद जो अगला उसका सुधार है वह है कृषि संबंधी सुधार, कृषि संबंधी नवीन प्रयोग, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं।